उधर जाना यार। इस तरह का कोई आरोप लगाया है तो उसके लिए आयोग को जवाबदेही होती है, जवाबदेही बनती है, आयोग जवाब दे जी। और रही बात की जो है अगर आयोग इस तरह से नहीं कर रहा है तो आयोग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है और वो कहीं ना कहीं दबाव में है जी। जो विपक्ष ने जो किया आज सचमुच वो काबिले तारीफ है और वो कोई सत्ता की अब लड़ाई नहीं है, वो अब अपने वजूद की लड़ाई है, वो अपने अधिकार की लड़ाई है, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी दिया था। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश की सियासत में जिस तरीके से वोट चोरी और एसआईआर को लेकर पूरा हंगामा मचा हुआ है, आज दिल्ली में जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर सत्ता के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार बसावन इंडिया के नरेंद्र प्रताप जी हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष एकमत होकर एकजुट होकर मोर्चा खोल रखा है, इसको लेकर देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता में क्या माहौल है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर देखा जाए तो एक लंबा इतिहास समाजवादी पार्टी का संघर्षों से रहा है, चाहे वो नेताजी रहे हों या फिर अब अखिलेश यादव हैं, और कहा जाता है कि जिस तरीके से धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी और शिवपाल यादव जी लगातार संघर्षरत रहे और पार्टी को कहीं न कहीं फर्श से अर्श तक ले आए और 1992 के बाद से लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एक अपना वर्चस्व कायम रखा। अभी आज की जो स्थिति है, अगर देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निरंकुशता और इस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगते आ रहे हैं और इस तरीके से जिस तरीके से अभी विपक्ष ने पूरा मोर्चा खोल दिया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष को जिस तरीके से विपक्ष मुखर होकर इस बार वो कर रहा है उसी तरीके से उसको पहले ही करना चाहिए था और उसे आयोग से पहले से ही पूछना चाहिए था। अगर पहले पूछा होता, पहले से अलर्ट रहे होते तो शायद स्थिति और होती। कुछ जो 2025 का जो परिणाम रहा है, 2024 का परिणाम रहा है, वो कुछ और होता। लेकिन विपक्ष आज अलर्ट हुआ है तो आगे इसका परिणाम मिलेगा। जो देखिए, ये कहा जाता है कि जो बिहार दिल्ली की जो गद्दी है वहाँ का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। बिहार में चुनाव आने वाले दिनों में है, उसके एक साल बाद ही यूपी में है जी। ये दोनों देश मतलब दोनों प्रदेश जो है देश की सियासत को काफी हद तक लीड करते हैं जी। देश अगला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन होगा, दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, ये उत्तर प्रदेश और बिहार से डिसाइड होता है। और उत्तर प्रदेश बिहार में अगर उनकी मनमाफी सरकारें रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनको इसका फायदा मिलेगा और वो उनको दिल्ली में भी पहुंच आसान होगी। और रही बात की जो जिस तरीके से एसआईआर का विरोध हो रहा है, एसआईआर जो भी नीतियां हैं चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। ये ऐसा नहीं एसआईआर 3 महीने 6 महीने का काम है, एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए साल 2 साल 1 साल पहले से आप काम करिए। अब आने वाले दिनों में 3 महीने बाद वहाँ चुनाव है बिहार में। आज आप जो है उसको लेके मतदाताओं को जोड़ घटा रहे हैं। बिहार का ढेर सारा मतदाता जो है देश के अलग अलग हिस्सों में काम करता है, पलायन वहाँ से पलायन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद इतना साधन संसाधन नहीं है कि वो आके आपके यहाँ जो है रोज वो एसडीएम कार्यालय या डीएम कार्यालय से अपने कागज बनवा के आपके पास जमा करे और अपनी जो है वोटर नागरिकता सिद्ध करे। और इस तरीके का पहले भी जो नागरिकता अधिनियम था सीआईए तो नागरिकता अधिनियम था, दूसरे शब्दों में कहें कि एसआईआर सीआईए का ही एक रूप है जो कि निर्वाचन आयोग के मार्फत लागू करने की कोशिश की जा रही है। अगर जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़े तरीके से खुलासा किया और सबूतों के साथ उन्होंने पूरा एक तरीके से मामला एक तरीके से उजागर किया है, जहां पर चुनाव आयोग को उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरीके लगभग 1.5 लाख वोट हर विधानसभा में, कर्नाटका की जो विधानसभा पे उन्होंने इसको अध्ययन करवाया और उसके बाद आरोप लगाया। उसके बाद अगर देखा जाए जिस तरीके से बिहार में भी आरोप लग रहा है कि एसआईआर के
प्रक्रिया के तहत लगभग 64 लाख वोटों को काट कर उनको वोट से वंचित, उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इसका आप एक पत्रकार के दृष्टिकोण से इसको कितना सही मानते हैं और इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से मैं ये मानूंगा कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। चुनाव आयोग को, अगर राहुल गांधी जी ने आक्षेप लगाया, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और एक वैधानिक पद पे हैं, तो अगर वो कोई आरोप लगा रहे हैं तो कोई हवा में आरोप नहीं लगाएंगे। जो भी आरोप लगाया उन्होंने जो भी इकट्ठा किया है, अपने पास डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया है, उनकी टीम ने जो भी रिसर्च किया है, अगर उन्होंने आयोग के ऊपर आक्षेप लगाया है तो आयोग को इस आक्षेप का जवाब देना चाहिए। आयोग को बताना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग इससे बचता नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि हमें जो है एक एफिडेविट दीजिए, आप एक शपथ दीजिए कि हम सही कह रहे हैं और उसकी जांच की जाए। तो कहीं इसकी आवश्यकता आपको लगती है कि इतना संवेदनशील मुद्दा और देश की सबसे संवैधानिक एक संस्था और इस तरीके की जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, लोकतंत्र के रक्षा की जिम्मेदारी, और वो इस तरीके के कह रहा है? देखिए, जो राहुल जी ने ये आक्षेप लगाया है, उन्होंने सदन में लगाया है। सदन की हर कार्रवाई रिकॉर्डेड होती है और सदन में जो भी माननीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आते हैं, वो संविधान की शपथ लेके आते हैं और वो सब कानूनी दायरे में ही है। वो रिकॉर्ड होता है, सारी चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर उन्होंने इस तरह का कोई आरोप लगाया है तो उसके लिए आयोग को जवाबदेही होती है, जवाबदेही बनती है, आयोग जवाब दे। और रही बात की जो है, अगर आयोग इस तरह से नहीं कर रहा है तो आयोग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है और वो कहीं ना कहीं दबाव में है। जी, देखिए, हम जुड़ते हैं, हमारे साथ जन आदर्श भारत के वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जी हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मानना है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज विपक्ष पूरे तरीके से हावी रहा? देखिए, ये विपक्ष जो आज विपक्ष ने जो ताकत दिखाई, हमारे साथ नरेंद्र भाई हैं जो बसवन इंडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। देखिए, जो विपक्ष ने जो किया आज, सचमुच वो काबिले तारीफ है और वो कोई सत्ता की अब लड़ाई नहीं है, वो अब अपने वजूद की लड़ाई है, वो अपने अधिकार की लड़ाई है। जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी दिया था, उसके बाद हम लोग सुनते आए, जो हमारे लोगों ने बताया कि जब अधिकार मिला, वोट का अधिकार जब दलितों और पिछड़ों को मिला, तो सबसे पहले क्या क्या कुचक्र करके दलितों और पिछड़ों को रोका गया। पहले सामंतवादी खड़े हो गए, उनको हर एक जो बूथ होता था ना, तो हर रास्ते पर चारपाई डाल करके सामंती बैठ जाते थे और दलित पिछड़ा जब वोट डालने जाता था ना, तो उसको रोक देते थे, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, वोट डालने जा रहे हो, तुम्हारा वोट पड़ गया, घर जाओ। तो ये स्थिति थी। फिर उसके बाद मदिरा पान करा करके जब लोग धीरे धीरे जागरूक हुए, तो शराब पिला करके, मुर्गा खिला करके, मटन खिला करके अपने दलितों और पिछड़ों को, जो पीडीए की बात आज की जा रही है, उनको रोका गया कि आप मतदान नहीं करोगे। लेकिन अब धीरे धीरे फिर दलित पिछड़ा में वो चेतना आई और वो वोट के अधिकार को लेकर के सक्रिय हुए और इस देश में तमाम प्रदेशों में दलितों और पिछड़ों की जब सरकार बनी, तो एक नई टेक्निक आई। सोचिए कि वो अब डिजिटल चोरी होने लगी, जो वोटों की चोरी हो रही है, किस तरह से दलितों और पिछड़ों को रोका जा रहा है। और एक बात तो साफ हो गई है अब कि जब जब दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ेगा, दलितों पिछड़ों के हक और अधिकार को छीना जाएगा, तो आपकी लड़ाई दलित और पिछड़े ही लड़ेंगे और कोई लड़ने वाला नहीं। एक दौर में जो है मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और कांसीराम साहब जैसे लोगों ने आपके वोट के प्रति जागरूकता फैलाई और सामंतियों से लड़े। सरकार बनाई तो सामंतियों से लड़े। पावर सबसे बड़ा होता है सत्ता का, और उससे बड़ा पावर इस देश में कुछ भी नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। कोई आपको न स्वर्ग है, न कोई नर्क है, न कोई मनु का विधान है, कुछ नहीं। संविधान वो ताकत है, सत्ता वो ताकत है, सत्ता वो पावर है जो आपको सब कुछ देता है। और उसके लिए ये जो लड़ाई है जो आज लड़ी जा रही है, सोचिए कि ये कभी बाबा साहब ने सोचा नहीं होगा कि जो अधिकार हम आज संविधान में दिला रहे हैं, 70 आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारी पीढ़ियों को ये लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई नेता जिम्मेदार थोड़ी है, जनता जिम्मेदार है। जब हम ये सोच लेते हैं, हमको पता नहीं होता है कि हमको किस तरह के शासन और किस तरह के सत्ता की जरूरत है, कौन ऐसी सत्ता है जो हमारे हक और हुकूक की बात करेगी, तो वो दलित और पिछड़े होंगे। हाँ, अच्छा, अगर इस तरीके से अभी देखा जाए, जिस तरीके से कर्नाटका में राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि फर्जी मतदान, वहां पे वोटर बढ़ाए गए
और जो वहाँ के मूल वोटर थे उनको मताधिकार से वंचित किया गया, अपने हिसाब से वहाँ पर जो है मतदाता बढ़ाए गए। अभी अगर बिहार की बात कर ली जाए, वहाँ SIR के माध्यम से जो लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो फिर अगर जो लड़ाई हमारे पुरखों ने हमारे महापुरुषों ने लड़ी है और जो अपना एक चाहे वो त्याग बलिदान कह लीजिए जो उधर दिया, तो क्या इस तरीके से वो जाया चला जाएगा जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है? नहीं, वो लड़ाई जाया नहीं जाएगी। पहले दलित पिछड़े होते थे, जब कांसीराम साहब ने आंदोलन छेड़ा था तो झंडे चुरा करके हम चलते थे, लेकिन आज खुलेआम हम घुमा रहा है पट्टी बांध करके। हमारे जो घरों के जो नौजवान है, बच्चे हैं, अब देखिए आप जो जागरूकता आई है PDA के नाम से, जो नए दौर में जागरूकता आई है, तो उसमें हम लोग अपने परिवार में बच्चों को बता रहे हैं कि भाई हमारे लिए लड़ाई किसने लड़ी थी। हम अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं, लगातार अपने महापुरुषों की बात कही जा रही है। तो ये जो बलिदान था उनका, वो इतना आसान नहीं कि जाया चला जाए। उनके बलिदान का ही आज वो है, देन है कि आज हम यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं और आप हमारे सामने माइक लगाए हुए हैं। तो वो बलिदान कभी जाया नहीं जाएगा। और लगातार जो दलित पिछड़ों की आवाज है वो दबाने की जब जब कोशिश की गई है, तब तब क्रांति आई है। नए दौर में हम है। जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उन्होंने अपने पीढ़ियों को उसी वक्त, बहुत दूरदर्शी थे वो, जगदेव बाबू बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तब जाकर के तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो वो संघर्ष अभी चल रहा है। वो वक्त आ रहा है कि अपनी पीढ़ियों को आने वाले वक्त में मुकम्मल राज मिले, मुकम्मल सत्ता मिले, उसकी वो लड़ाई जो है वो जारी है। तो ये जो लड़ाई है ना, वो उन्हीं के दिन है ना, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं जाया जाने के लिए। कभी भी अपने महापुरुषों का बलिदान जो रहा है वो कभी जाया नहीं जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक सवाल और लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहा है और कभी काफी बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे शिक्षा की अगर बात की जाए, राइट टू एजुकेशन की, जिस तरीके से हमको काफी बाद में मिला। अगर देखा जाए तो हमारे संघर्षों में वो सबसे लास्ट में हमको मिला, और अगर अभी की परिस्थितियों की बात की जाए तो सबसे पहले छीना जा रहा है। तो अगर ये शिक्षा से हम लोगों को वंचित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो हमारे सामान्य जीवन पे भी पड़ेगा। तो वही तो सबसे पहले शिक्षा के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के लिए जो है ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले को क्या क्या नहीं सहना पड़ा। 1848 में शिक्षा को बताइए, घर घर शिक्षा पहुंचाने के लिए उन्होंने बगावत करके अपने परिवार से, अपने पिताजी से बगावत किया। पिताजी ने उनको साफ तौर पे कहा था कि भाई अगर तुमको इस घर में रहना है तो तुमको फैसला बदलना पड़ेगा, तुम स्कूल नहीं खोलोगे तो इस घर में रह सकते हो। उन्होंने कहा मैं पिछड़ों दलितों के स्कूल खोलूंगा, भले आप छूट जाए, घर छूट जाए। घर उन्होंने छोड़ दिया। अपनी पत्नी को लेकर के सोचिए बाहर निकल गए। तो शिक्षा की लड़ाई वो लड़े, और सबसे पहले शिक्षा, सच कहा आपने कि सबसे पहले जो है दलितों और पिछड़ों से ही उनकी शिक्षा छीनी जा रही है। और सचमुच शिक्षा ही वो हथियार है ना जिसके लिए हम जागरूक हुए। शिक्षा ही वो हथियार है कि हम हर जगह लड़ रहे हैं। देखिए हर जगह ना हमको वो अपना स्थापित करना है, हर जगह, मतलब हम सत्ता में भी रहें, हम प्रशासनिक जगहों पर भी रहें, पूरी दुनिया में हर एक उस स्थान पर हम शिक्षा की बदौलत ही पहुंच सकते हैं। तो शिक्षा को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए भी हम ही को खड़ा होना पड़ेगा। हम ही दलितों पिछड़ों को खड़ा होकर के वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे, शिक्षा का अधिकार पाने के लिए हम खड़े हुए थे, तो शिक्षा का अधिकार छीना ना जाए इसके लिए भी हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। इस तरीके से अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में, अगर देखा जाए तो सत्ता के आगे कहीं ना कहीं अभी ये जो संघर्ष है वो पग पग पे संघर्ष होता नजर आ रहा है। चाहे वो शिक्षा की बात की जाए या फिर जो है आर्थिक तो तमाम नौकरियों को, बेरोजगारी पे बात की जाए, या तमाम ऐसे मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है। उस 85% आबादी के लिए, जो आबादी को उस संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा है। और अभी बिहार का चुनाव है, बिहार भी कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से ग्रसित है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है समस्याएं। बिहार में गरीबी भी है, शिक्षा भी है, और पलायन भी इसी वजह से पलायन भी वहाँ से ज़्यादा है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से PDA के तहत लगी हुई है, और PDA में 85% वो आबादी आती है जो पहले से भी प्रताड़ित थी, और आज भी उसकी जो स्थिति है वो सुधरते सुधरते फिर से अब अपनी एक कगार पे आके खड़ी है कि अगर सत्ता नहीं बदलती है तो कहीं ना कहीं उस 85% का जो आर्थिक है, शैक्षणिक, तमाम तरीके के विकासों पर ये प्रहार हो रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर हमारी चर्चा हो रही थी, और जिस तरीके से बिहार और
महाराष्ट्र या फिर जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि वोट लूटे जा रहे हैं, अन्य चीजें, वोट चोरी हो रहे हैं, ऐसे तमाम आरोप लगे। उसके बाद से आज जो है दिल्ली में जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसके खिलाफ लामबंद होकर प्रदर्शन किया, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।